अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं वकार शाहीन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एचईसी की तरफ से जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आया है उसका आपने फॉर्म किस तरह फिल करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ हदायत भी दूँगा और फॉर्म कैसे फिल करना है इसका तरीका भी बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है क्या करना है। आपने ये जो फॉर्म लेना है इसकी 2 कापीज़ करा लेनी, 2 कापीज़ करा लेनी है। एक को आपने फिल करना है और एक को आपने वैसे ही खाली रखना है, यानी कि खाली फॉर्म की 2 फोटो कापीज़ करा लेनी है। एक को फिल करें और एक को रखें, क्योंकि अगर एक पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिख लेते हैं, मिस्टेक कोई हो जाती है, तो आप बाद में दूसरे पे सही दुरुस्त लिख सकें। और क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह भी बंदा पहले में गलत कर सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पहले में गलत हो जाता है, फिर बंदा परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं। तो इसके लिए लाजम है कि आपके पास 2 कापीज़ हों। अगर एक पे कोई मिस्टेक होती है तो दूसरे पे आप बेस्ट वे में लिख सकें, राइट कर सकें, उसको अच्छी तरीके से फिल कर सकें। तो दोस्तों, ये है हायर एजुकेशन कमीशन का फॉर्म नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा फिल करने के लिए, नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है वो भी लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है तो इसका, अगर आपका कोई छोटा कैंपस है उसका, तो आप लिख देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, और इसके आगे जो भी कोई कैंपस है, जोराबाद कैंपस और जो भी कैंपस है वो लिख दें। फिर डिग्री, टाइटल या फिर प्रोग्राम, आप कौन से प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं, यानी बीएस मैथ, बीएस फिज़िक्स, इस तरह का कोई भी है तो उसका आपने नेम लिखना है यहाँ पे। फिर आ जाएगा एप्लीकेंट्स नेम, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। और उसके बाद जेंडर, यानी कि जेंट्स, यानी कि मेल है या फीमेल, इस पर चेक आपने लगा देना है, चेक बॉक्स। फिर एप्लीकेंट नादरा, इसका मतलब है कि आपने अपना CNIC का नंबर लिखना है। उसके बाद मार्शल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं, ये बता देना है, मैरिड हैं, अनमैरिड, डिवोर्स्ड हैं। उसके बाद आपने अपनी एज लिख देनी है। फिर डोमिसाइल पे आपने अपना, पता ही होगा आपने क्या लिखना होता है। डोमिसाइल में आप ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं, किस इलाके से आपके ताल्लुक है, ये लिख देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, वो जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं, हाल में रह रहे हैं। और परमानेंट एड्रेस, जो कि आपका मुस्तकिल पता है। और उसके बाद आर यू करेंटली वर्किंग, इसका मतलब है कि आप कोई जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं स्टडी के साथ साथ, तो वो आपने बता देना है। अगर आपका आंसर यस होगा तो फिर आपको सेक्शन 8 और फिर इसके बाद 9 और 13, 9 से लेकर 13 तक आपको ये बताना पड़ेगा डिज़ाइनेशन कौन सी है। उसके बाद नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर या फिर कंपनी का नेम क्या है। उसके बाद टोटल मंथली एप्लीकेंट ग्रॉस इनकम इन पाकिस्तानी रुपीज़, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपकी कितनी वो सैलरी इनकम आ जाती है उससे, तो वो आपने बतानी होगी। उसके बाद आएगा टोटल मंथली एप्लीकेंट टेक होम इनकम, आप घर में कितनी आमदनी लेके आते हैं वो बता देना है। उसके बाद फिर आप घर में जो लेके आते हैं ना, टैक्सेस वगैरह अदा करने के बाद जो इनकम आपके घर में आती है वो आपने लिख देनी है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल भी लिख दें। आप 2 नंबर्स भी लिख सकते हैं, 2 लिख दें, क्योंकि एक अगर बंद होता है तो दूसरा ऑन होगा, क्योंकि बाद में आपको मैसेजेस वगैरह आने होते हैं किसी तरफ से, तो आपका नंबर जो हो वो चलता ही हो। उसके बाद टोटल फैमिली मेम्बर्स करंटली लिविंग विद, जो आपकी फैमिली के कितने मेम्बर्स हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। यहाँ पे फिर नीचे आपने बॉक्सेस जो है ना, इनको फिल कर देना है। ग्राफ को फिल करें, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप या रिश्ता क्या है, बहन है, भाई है, माँ बाप, इसे लिख देना है। फिर मार्शल स्टेटस, वो शादीशुदा है या नहीं। फिर रिमार्क्स में भी आप कुछ लिख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स अर्निंग। उसके बाद लिखा है टेक एक्स्ट्रा शीट,
है तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा शीट भी ले सकते हैं। अच्छा, 13 जो है पॉइंट, जहाँ पे आपने वो लिखना है जो आपके फैमिली मेम्बर्स अर्निंग कर रहे हैं उनके बारे में आपने बताना है। फैमिली मेम्बर्स नेम, उनका नेम लिख देना है पहले बॉक्स में। दूसरे में रिलेशनशिप उसका क्या है, फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, और डिज़ाइनेशन भी लिखनी है। मंथली ग्रॉस पे अर्निंग, ये भी मंथली पे यानी कि अर्निंग इनकम उनकी क्या है, रिमार्क्स में कुछ लिख दें। और इसके बाद टोटल फैमिली की इनकम जो आ जाती है, और अगर आप वर्किंग थे तो अपनी भी ऐड कर दें इसमें, और टोटल जहाँ पे लिख दें, टोटल जहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपके कितने बहन भाई या फैमिली में से कोई मेंबर पढ़ रहे हैं, जितनी हैं उनकी तादाद लिखनी है 15 पे। उसके बाद फिर आपने डिटेल में लिख देना है उनका नेम, रिलेशन आपके साथ यानी कि उसका आपके साथ रिश्ता क्या है, बहन है भाई है, कौन पढ़ रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट और वो किस अदारे में पढ़ रहे हैं उस जगह का नेम, और उनकी पर मंथ फ़ी कितनी है ये भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर 16 पॉइंट पे आता है फादर्स नेम, अपने अब्बू का नेम लिखना है उनका। फिर कंप्यूटराइज NIC नंबर लिखना है, CNIC नंबर लिख देना है। और 17 में स्टेटस लाइव यानी कि वह ज़िंदा हैं या फिर डिसीज़, अगर वो बीमारी में किसी में मुब्तला हैं तो वो भी आपने बता देना। प्रोफेशनल स्टेटस उनका क्या है, एम्प्लॉयड हैं या फिर रिटायर्ड हो गए हैं या फिर किसी बिज़नेस ऑनर हैं, ये आपने लिख देना है। अगर कोई भी नहीं उनमें तो फिर रहने दें। नेम ऑफ़ कंपनी एम्प्लॉयर, फिर अपने अबू की डिटेल्स आपने देनी है कि वो कौन सी कंपनी में एम्प्लॉय हैं। फिर उसका मोबाइल नंबर भी देना है, अबू का मोबाइल नंबर, फिर ऑफिशियल मोबाइल नंबर भी देना है आपने। ऑक्यूपेशन टाइप, कौन सा पेशा है। उसके बाद डिज़ाइनेशन एंड ग्रेड, उनका यानी कि स्केल कौन सा है सिंपली कहें तो। फिर ग्रॉस मंथली इनकम उनकी कितनी होती है। टोटल नेट 23 पे आता है, टोटल नेट मंथली टेक होम इनकम, सैलरी, पेंशन, अदर्स। इसमें अगर वो रिटायर्ड थे तो उनकी पेंशन भी लिख देनी है। बिजनेस ऑनर हैं तो फिर भी इनकम कितनी आती है, या फिर सैलरी अगर वो जॉब में हैं, एम्प्लॉय हैं तो सैलरी लिख देनी है। ओके, फिर 26 पे आता है ऑक्यूपेशन एंड डिज़ाइनेशन, ये भी आपने उनका लिख देना है। और आपके लिए उन्होंने आपको कितनी वो सपोर्ट करते हैं, कितनी रकम देते हैं, आपके लिए उन्होंने कितनी मुख्तस की हुई है, यानी कि स्पेशल आपके लिए कितनी रकम है जो आपको देते हैं मंथली, कितने हज़ार देते हैं, 10,000 देते हैं, कितना देते हैं आपकी स्टडी के लिए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर आ जाता है सेट इनकम, वो जॉब्स वगैरह के अलावा कौन सी कहाँ कहाँ से इनकम आ रही वो आपने बताना होता है। प्रॉपर्टी रेंट, कोई रेंट पे प्रॉपर्टी है वो फादर की है, मदर की है या अपनी है, ये लिख देना है। उसके बाद अगर आप कोई लैंड लीज है वो भी, उसकी अगर इनकम आ रही वो बता दें। फिर बैंक डिपॉजिट्स, आप बैंक में कितनी रकम है, ये इस तरह की आपने डिटेल इसमें देनी है सिंपली। और इसके बाद 29 पे आता है टोटल फैमिली मंथली इनकम, फिर आपने मंथली इनकम यहाँ पे देनी है, यहाँ पे फिर टोटल आ जाता है। अच्छा, इसके बाद टोटल फैमिली मंथली इनकम आपने लिखनी है, फैमिली मेम्बर्स का नेम लिखना है, रिलेशनशिप लिख देना है उनकी, फिर इनकम, मंथली ग्रॉस पे अर्निंग और मंथली नेट टेक पे अर्निंग यानी कि टैक्सेस के बाद जो होगी वो लिख देनी है। इसी तरह फिल कर दें पाकिस्तानी रुपीस में होता जाएगा। टोटली मंथली इनकम इन पाकिस्तान, टोटली एनुअल इनकम, फिर सालाना भी लिख देनी है मंथली कितनी है और सालाना कितनी है, मल्टीप्लाई यानी कि 12 कर देना, सालाना बन जाएगी। अच्छा, सालाना निकालने के लिए आपने क्या करना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और सालाना निकल आएगी, एनुअल निकल आएगी। उसके बाद आते हैं फैमिली एक्सपेंडिचर्स, आपकी फैमिली के अखराजात क्या हैं वो बताने हैं। यानी कि अगर बंगला है, अपार्टमेंट है या फिर टाउन हाउस है, विलेज हाउस है, आपका अगर विलेज हाउस है, विलेज हाउस पे
चेक को टिक कर दें, चेक लगा दें। और उसके बाद स्टेटस क्या है, रेंटेड है घर जो है आपका, रेंटेड है या फैमिली का अपना है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। रेंट पेमेंट कितनी है, वो कौन पेमेंट देता है, गवर्नमेंट की तरफ से सेल्फ दे खुद देते हैं या अदर कोई है तरीका, वो लगा देना है। हाउस प्लाट साइज इन स्क्वायर फीट, अगर आपका फिर घर है ना जैसा भी है उसका फिर साइज़ आपने बताना है स्क्वायर फीट में, वो कितना बनता है और उसने कितना एरिया कवर्ड किया हुआ है वो बता देना है। अकोमोडेशन लोकेशन आपने फिर पता बता देना है वो कहाँ पे घर है आपका। उसके बाद नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, आपके बेडरूम्स कितने हैं सेकंड में ये बता देना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ एयर कंडीशंस, अगर एयर कंडीशंस हैं एसीज हैं तो उनका बता देना कितने लगे हुए हैं। अकोमोडेशन मंथली रेंट कितना देते हैं वो भी बता दें और एनुअल रेंट भी आपने बताना है। फिर टोटल अकोमोडेशन रेंटल एक्सपेंडिचर्स ये एंड पे आपने बता देने हैं। एनी अदर हाउस फ्लैट owned बाई पेरेंट्स गार्डियन यू जस्ट प्लीज स्पेसिफाई विद लोकेशन एंड साइज़। अच्छा, यूटिलिटी यूटिलिटी एक्सपेंडिचर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी गैस और वाटर वगैरह के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये आपने बताने हैं। अच्छा, 31 का जो ग्राफ आता है ना उसमें आपने करना क्या है, लास्ट मंथ यूटिलिटी बेड यानी कि जो बिल आए ना आपके पानी का हो गया, टेलीफोन का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, गैस का हो गया, ये आपने पिछले मंथ के जो आए हैं वो बताने हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स एवरेज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स यानी कि पिछले 6 महीनों में आपने ना जो मेडिकली एक्सपेंडिचर्स मेडिकली खर्चा जो आया है ना आपका वो इसमें बता देना है 32 में। फिर टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर्स, फैमिली के टोटल अखराजात कितने थे वो बताने। एजुकेशन एक्सपेंडिचर फर्स्ट में आता है एजुकेशन एक्सपेंडिचर, एजुकेशन में कितना एक्सपेंड हुआ। अकोमोडेशन घर वगैरह में कितना हो गया, उसके बाद यूटिलिटी यानी बिल वगैरह अदा करने में कितना हुआ। मेडिकल एक्सपेंडिचर भी बना देना है, इसलिए इस एक्सपेंडिचर्स टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स वो फिर एनुअल भी बता देने हैं। 33 का बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन में क्या बताया हुआ है, सेक्शन 29 का ए, आपकी टोटल मंथली इनकम कितनी थी ये बता देना है। पाकिस्तानी रुपीज़ में मंथली एक्सपेंडिचर्स कितने आए वो बताने हैं। नेट मंथली डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ पे फिर ना 29A और 33 का अगर आप इनको माइनस करें ना तो दरमियान में जो आएगा ना गैप वो यहाँ पे लिख देना है। यानी कि इनकम आपकी है 30,000 और एक्सपेंडिचर्स हो गए आपके 40,000 हो गए हैं, तो ये जो दरमियान में 10,000 का गैप आया वो लिख देना है। इसमें 34 का जो ब्लैक है ना डिब्बा इसमें ये वाला इसमें आपने लिख देना है। अच्छा, फिर आ गया 29 का बी, टोटल एनुअल इनकम सालाना इनकम कितनी थी। अच्छा, इसके बाद फिर आ गया सालाना टोटल एनुअल इनकम, सालाना इनकम आपकी कितनी थी और सालाना एक्सपेंडिचर्स कितने थे कोई पे भी माइनस करना है इनकम और एक्सपेंडिचर्स। इनकम में से एक्सपेंडिचर्स अगर को आप कर दें माइनस तो दरमियान में आपका नेगेटिव आएगा, यानी कि वो ये 3 लाख अगर है इनकम और 4 लाख है एक्सपेंडिचर, दरमियान में लाख का जो गैप आया वो फिर आपने 35 पे लिख देना है। कंफ्यूज नहीं होना, इधर लिखें यहाँ पे। आगे वो बता रहा है स्टार में, इफ़ द मंथली एनुअल डिस्पोजल इनकम इज़ नेगेटिव काइंडली एक्सप्लेन। अच्छा, ये जो आपका फिर गैप आया है ये आपने किस तरह फिल करते हैं, किस तरह आप ये पूरा करते हैं ये आपने बताना है। ये कहाँ से कैसे मदद लेते हैं, कौन सा आपका ऐसा तरीका है जिससे फिर ये गैप पूरा हो जाता है। आप क्या बेचते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, किस तरह ये गुजारा चलता है ये आपने इधर बताना है इस गैप में।
उसके बाद एसेट विद करंट मार्केट वैल्यू। डज द फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपकी फैमिली के पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, तो वो आपने 36 में बताना है। अगर यस तो यस पे क्लिक करें या फिर नो पे। इफ़ यस काइंडली फिल द रेलिवेंट डिटेल्स, फिर आपने रेलिवेंट डिटेल्स इसमें बतानी है। वो ट्रांसपोर्ट का कौन सा ज़रिया, कार है, मोटरसाइकिल है, या फिर अदर कोई चीज़ है। अदर में आ जाएगा रिक्शा, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कैरेज, पिक, ट्रक वगैरह कौन सी चीज़ है आपने वो बता देना। और इसका मॉडल कौन सा है ये भी बता दें। इंजन कैपेसिटी कितनी, कितने सीसी का है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताएं। और ऑनरशिप पीरियड, कितनी देर वो आपके पास है, पीरियड कितनी देर से है वो भी बता दें। अच्छा, अगर विलेजर हैं या फिर शहर में भी अगर आपने कोई कैटल मवेशी रखे हुए थे, उनकी अक़साम बताएं और उनकी तादाद भी बता दें, कितनी किस्म के हैं वे ये बता कर उनकी काइंड्स बता दें और उनकी तादाद बता दें। और एरिया एंड लोकेशन ऑफ लैंड प्लॉट ऑन, अब अपनी ज़मीन अगर आपके पास है, विलेजर देहाती हैं तो कोई कितने एकड़ ज़मीन है ये बता दें। और उसको आप किस तरह इस्तेमाल करें, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है। अच्छा, फिर आपने कमर्शियल यूज़ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका साइज़ कितना है, लोकेशन कौन सी है बता दें, एड्रेस यानी कि। और उसके बाद कल्टीवेबल एरिया यानी कि काश्त के लिए कितना एरिया है। एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ यानी कि सालाना उसमें कितनी आपका यील्ड आती है ये बता देना है। एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ ये आपने बता देना है। और उसके बाद 39 पे आ जाता है एसेट रथ, आपके पास कितनी दौलत वगैरह है। और करंट मार्केट वैल्यू इन पाकिस्तानी रुपीस में उनकी फिर मार्केट वैल्यू बतानी है। हाउस है तो उसकी कितनी वैल्यू है। और वो फादर का, मदर का है, सेल्फ अपना है, गार्डियन का, किसका ये बता देना है। और उसके बाद बिजनेस किसका है, लैंड एंड बिल्डिंग्स वगैरह किसकी हैं, बैंक बैलेंस कितना है, प्राइस बॉन्ड आपने कितने हैं ये बता देना है। और फिर कैटल मवेशी जो माँ बाप के हैं या के खुद अपने हैं तो उनकी वैल्यू भी फिर बता देनी है। और लास्ट पे टोटल आपने बता देना है। आता है फिर लोन टेकन फॉर एप्लीकेंट एजुकेशन, आपकी एजुकेशन के लिए अगर कोई कर्ज़ा वगैरह लिया गया था तो वो बताना है। स्टार में आता है फैमिली या फिर फ्रेंड लोन, किससे आपने लोन लिया, फैमिली से लिया या फिर किसी दोस्त से, फ्रेंड से लिया। स्पेसिफाई डिटेल्स ऑफ लोन टेकन एंड रिलेशनशिप विद द रिलेटिव फ्रेंड, आपने किससे लोन लिया और कैसे लिया ये आपने डिटेल बतानी है। वो आपका रिलेटिव था या फ्रेंड था, कौन था। 42 पे आते हैं फिर एनी सोर्स ऑफ फिनंसिंग अदर दैन लोन, कर्ज़े के अलावा आप फिर किस तरह से एजुकेशन को आगे चला रहे हैं ये बता दें। हाउ वर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्जेस पेड, आपने पहले सेमेस्टर के जो चार्जेस आए थे एडमिशन के वो किस तरह पेड किए ये आपने बताना है इसमें। 43 में 44 पे आता है एप्लीकेंट्स एजुकेशनल रिकॉर्ड, आपने अपना एजुकेशन का रिकॉर्ड फिर बताना है। लेवल ऑफ स्टडी, कौन सा स्टडी का लेवल है, बैचलर्स में आप हैं तो फिर इंटर में और फिर सेकेंडरी में थे पहले। और नेम एंड लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से आप अदारों से पढ़ के आए ये बताना है। पर मंथ फ़ी उनमें कितनी थी, टू फ्राम मंथ पर ईयर यानी कि कितने साल का इस दौरानिया बताना है। और इसके बाद डिवीज़न जीपीए बताना है और भी बताना है कि इंटर में आपके इतने मार्क्स थे और परसेंटेज उनकी कितनी थी, अदारे का नेम क्या था, उनकी फ़ी क्या थी ये बता देना है। 45 पे आता है पर मंथ फ़ी ट्यूशन चार्जेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टैंडर्ड, जो लास्ट पे आपने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था, जो अदारा था जिसमें आप पढ़ते रहे, उसकी पर मंथ फ़ी कितनी थी और ट्यूशन चार्जेस कितने थे। हैव यू एवर गॉट एनी अदर स्कॉलरशिप, आपने इससे पहले अगर कोई स्कॉलरशिप लिया है तो फिर यस बता दें, नो बता दें। इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये ना कहें कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले कभी स्कॉलरशिप मिला है तो यस पे लगा दें और अगर कभी नहीं मिला तो नो कह दें। इफ़ यस स्कॉलरशिप एंड अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द स्कॉलरशिप, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो होता है यानी कि कुछ लोगों को स्कॉलरशिप का एक कार्ड मिलता है, वो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी प्रूफ में दे देनी है। जिस तरह पीफ का स्कॉलरशिप मिलता है कुछ लोगों को, तो उनका भी पीफ का भी एक कार्ड आता है, स्कॉलरशिप उसको एक कार्ड भी दिया जाता है।
अच्छा, नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट बताएं, स्कॉलरशिप का नेम भी बता दें, कौन सा स्कॉलरशिप था। टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट, आपकी कितनी अमाउंट टोटल मिली, टोटल स्कॉलरशिप पीरियड और उसका दौरानिया कितना था, यानी कि अब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और कितना दौरानिया तक वो रहा, ये बता दें। क्लास लेवल एट विच स्कॉलरशिप वास ग्रांटेड, किस लेवल पे आपको वो स्कॉलरशिप दिया गया था, वो इंटर लेवल का था या फिर मैट्रिक लेवल का था, ये बता दें। आगे आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि वो ये आपसे पूछ रहा है, कह रहा है एक्सप्लेन योर सुइटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, आप ये स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं, आपको क्यों ज़रूरत है। तो आपने यहाँ पे दो लाइनें काफ़ी नहीं होंगी, इसके लिए आप इसके लिए अलग से एक पेज भी लगा सकते हैं और शीट भी लगा सकते हैं कि मुझे क्यों ज़रूरत है, मैं क्यों ये स्कॉलरशिप लेना चाहता हूँ, मेरी कौन सी मजबूरियाँ हैं, यानी कि मैं अपनी तालीम को किस तरह आगे चलाऊँ। स्कॉलरशिप के बारे में बताना कि मुझे क्यों चाहिए, तो आपके पास जो जो है आपको तो पता ही होगा क्यों स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपने सब बातें बता देनी हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग होगी, ये आपने अंडरटेकिंग पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद आपके पेरेंट के सिग्नेचर होंगी और एप्लीकेंट सिग्नेचर होंगे लास्ट पे। उसके बाद फिर आ जाता है फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, लास्ट पे जो बॉक्स आ रहा है इसको आपने फिल नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए, दफ्तर के इस्तेमाल के लिए इसको आपने फिल नहीं करना, स्टूडेंट फिल नहीं करेगा, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, आपकी तरफ से हमें लाइक चाहिए, वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। दोस्तों आगे हम मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह